गुड मॉर्निंग बच्चों। सारे आए नहीं अभी तक। हाँ बच्चों, सबने कर ली। एक्सरसाइज 01 होमवर्क हो गया। ओके, हाँ जी बच्चों। एक्सरसाइज 0 बच्चों। एनी डाउट? अच्छा, एनटीसी स्टेज 1 का रिजल्ट आ गया। क्या रहा भाई? किस किस का हो गया? भाविक कॉन्ग्रेचुलेशंस। कह तो रहे हैं लोग यार कि आ गया। अनुभव कॉन्ग्रेट्स। यस। 173 कट ऑफ है जो अनुभव बता रहा है। कहाँ पे आया? तो साइट पे ही उनकी एसएस है पंजाब। दीपित, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चों चेक करना है, शुड आई वेट फॉर 5 मिनट्स? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। ओके, देख लो बच्चों, कोई चक्कर नहीं। हर्षप्रीत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सौम्य कॉन्ग्रेट्स।
ये बच्चों ने पूरी लिस्ट डाली हुई है ना? मतलब यार शॉर्ट लिस्ट करके डाला हुआ है, क्या है? ये पता कैसे चलता है कि किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ? सर पूरी लिस्ट डाली हुई है। तो फिर वो कैसे पता चला कट ऑफ एंड ऑल? सिलेक्टेड की कहाँ पे है लिस्ट? वहीं पे है, साइट की है क्या? अच्छा तो शायद। हाँ भेज दो कोई, अगर। अच्छा ठीक है, ठीक, मिल गई बच्चों। अभी तेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Aksham, congrats. Jasraj, congrats.
हाँ बच्चों, देख लिया? सुहानी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वंशिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जर्शवीर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं तो स्टेज 1 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तेज। चलो बच्चों, बढ़े फिर आगे। हाँ जी, चलो बच्चों, सबको फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ, नेवर माइंड। दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट जो आपने दिया था, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रॉपर जो होता है। तो बहुत सारे और एग्जाम्स हैं, है ना? मोरोवर इसमें तो मतलब वो, मतलब मैट, एसएसटी वगैरह की बहुत वेटेज रहती है ना? तो कुछ पता नहीं चलता, एक आधे मार्क्स से भी कईयों का रह गया होगा। डोंट वरी एट ऑल, है ना? आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। हाँ बच्चों, बताओ इसमें डाउट्स। एक्सरसाइज 0। फोर्थ क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड पी गिवन है और एंगल 60 है, तो वो फॉर्मूला लगा दो, उससे आ जाएगा। फिफ्थ, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो हमने देखा था ना कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या बन गया, अलजेब्राइक सम। तो बी आ जाएगा फिफ्थ का।
अच्छा, 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि कीप इट इन इक्विलिब्रियम, उसका क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों हो सकता है अभी ना पता हो या आगे आएगा वैसे, कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये बताना है कि ये तीन फोर्सेस हैं, इनमें से किस केस में ऐसा पॉसिबल है। आपको उनके डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स बताए हैं। तो आपको पूछा है कि इनमें से किस केस में जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो सकता है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर रिजल्टेंट जीरो होना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं वो किस तरीके के बनने चाहिए। समवॉट लाइक दिस, कि ट्राइंगल पूरा बनना चाहिए, है ना, जैसे हमने पिछली बार स्क्वायर बनाया था। हाँ, या एक केस ऐसा भी हो सकता है। समझ आ रहा है? अब भाई ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और जो सेकंड केस हमने बनाया लाइंस वाला, उसमें क्या बन रही है प्रॉपर्टी, कि जो बड़ा एरो है उसकी लेंथ शुड बी इक्वल टू सम ऑफ स्मॉलर टू एरोस, है ना। तो बेसिकली कौन से केसेस पॉसिबल हो जाएंगे, जहाँ पे कोई दो फोर्सेस का सम थर्ड फोर्स से या तो इक्वल है या बड़ा है। ये सारे केसेस पॉसिबल हो गए। समझ आ गया बच्चों? बड़े वाला कौन सा केस हो गया, ट्राइंगल वाला, और इक्वल वाला कौन सा केस हो गया, स्ट्रेट लाइन वाला। तो बताओ, ए ऑप्शन हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि इसमें तो 3 और 5 10 से छोटे हो गए। सिमिलरली बी भी नहीं हो सकती। तो सिर्फ सी ऑप्शन है बच्चों, आप देखो, जहाँ पे आप कोई भी दो फोर्सेस ले हो तो वो हमेशा थर्ड फोर्स से बड़ी है। इनडायरेक्टली मतलब आप ऐसे कह लो कि आपको ट्राइंगल की साइड दी हुई है और आपको पूछा है कि किस केस में ट्राइंगल बन सकता है। बस इसमें एक केस इक्वालिटी वाला भी लेना है, जो कि स्ट्रेट लाइन वाला केस हो जाएगा। क्या ये समझ आ गया बच्चों? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाँ जी। सेकंड केस क्या था फिर से स्ट्रेट लाइन वाला कि 2 लाइन्स बना दो और तीसरी लाइन उसके ऑपोज़िट बना दो। नाइन्थ क्वेश्चन। Three forces हैं 5 न्यूटन, each makes an angle 90 degree with the next one. The resultant of all forces is। तो बच्चों इसमें अगर आप फर्स्ट फोर्स ऐसे बनाते हो 5, सेकंड फोर्स ऐसे बना दी। अब बच्चों देखो यहाँ 2 केस हो सकते थे। एक तो ये कि आप थर्ड फोर्स ऐसे बना दो। एक ये भी हो सकता है कि आप थर्ड फोर्स इस तरह बना दो। ना हमें तो कहीं नहीं दिया हुआ क्लियर करके। तो फर्स्ट केस में तो जो आपका रिजल्टेंट है वो ये वाला बन गया, ब्लू वाला। सेकंड केस में जो आपका रिजल्टेंट है वो ये वाला बन गया, रेड वाला। सबको ये दोनों समझ आ रहे हैं केसेस बच्चों? तो ब्लू वाले की लेंथ कितनी है वो आप देख सकते हो कि वो तो स्क्वायर ही बन गया, तो ये तो 5 आ रही है। रेड वाले की लेंथ अगर हम पाइथागोरस से निकालें तो आ रही है रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकंड वाली तो नहीं है तो हम 5 वाली मार्क कर देंगे, राइट। आगे 12th बच्चों बिल्कुल सेम हो गया है ना, वही 8th वाला। 11th क्वेश्चन बच्चों। इसमें क्या होता है ना, एकदम हम जल्दी में वी आर टेम्पटेड टू मार्क 7, क्योंकि हमने वही बात की, हम अभी तक हमेशा स्केलर्स का ही सम करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जब वेक्टर है फोर्स तो डायरेक्शन तो दी नहीं हुई, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी? वही कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। तो मिनिमम 1 हो सकती है ना, और मैक्सिमम 7। और बच्चों एक्सरसाइज 1 सी पार्ट बच्चों। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड 1। सेकंड क्वेश्चन, magnitudes are in decreasing order। तो देखो बच्चों अंदर जो टर्म बनेगी तो ये बन गई ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा।
करेक्ट? तो अब आपको देखना है कि ये वाली जो टर्म है, कब ये सबसे ज़्यादा बनेगी, है ना? तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया एंड सो ऑन। तो जैसे जब थीटा 180 होगा, तो कॉस थीटा -1 हो गया, तो ये टर्म सबसे बड़ी हो गई। तो सी वाले केस में सबसे ज़्यादा हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है? ऐसे ही फिर बाकी केसेस लेके मैग्नीट्यूड्स को अरेंज कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन, देखो बच्चों, ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसको फिगर बना के करना चाहिए। आपको क्या कहा है, टू फोर्सेस 1 एंड P इज परपेंडिकुलर टू 1 एंड इक्वल टू 1, ठीक है? तो ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो। तो फर्स्ट ऐसे, सेकंड P ऐसे। तो फर्स्ट टाइम में गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऐसे बन गया। तो ये रिजल्टेंट है, बट हम कह रहे हैं कि रिजल्टेंट जो है वो 1 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम फिगर को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये कैसा फिगर होगा? Yes. ये भी बता दिया कि रिजल्टेंट 1 के इक्वल है, राइट? तो बस अब सीधा दिख रहा है आपको कि P जो है वो √2 हो गया, और ये वाला एंगल जो है वो 135 हो गया। अंडरस्टूड बच्चों? इसको अगर आप अगर नॉर्मल मेथड से करने लग जाओगे फॉर्मूला बना के, उसमें बहुत मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो आपको तो मैक्सिमम क्वेश्चंस फिगर बना के ही करने की कोशिश करनी है। एक्सरसाइज 1 बच्चों, बी पार्ट। सेवंथ क्वेश्चन, इससे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, जो रिजल्टेंट की वैल्यू दी है 1414, दैट इज 1000 √2, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो बस सीधा आ जाएगा मैग्नीट्यूड 1000। 14th क्वेश्चन, फिगर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? और उससे फिर देखना पड़ेगा कि किस टाइप का केस बन रहा है। वैसे 12 है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना हो गया? 150, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक बार ये चेक कर लो, मतलब ये भाई इतनी ज्यादा फोर्सेस दी होती है ना, तो मोस्टली ऐसा होता है कि पॉलीगन कंप्लीट हो रहा होता है। तो इस केस में आप इस एंगल से चेक करोगे, तो बेसिकली ये एक 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? तो हमेशा वो चेक कर लो। तो मोस्टली जब ये ऐसा कुछ दिया होता है ना, वो ऐसा ही केस दिया होता है जब पूरा पॉलीगन कंप्लीट हो रहा होता है।
मतलब वो ज़्यादा ईज़ी है कंपेयर टू आप सोचो कि एक-एक करके सारी फोर्सेस बनाओ और फिर उससे चेक करो कि कौन-सी कैंसल हो रही हैं या क्या है। ऑफ कोर्स कैंसल हो रही हैं, बट वो लंबा मेथड है। अगर आपको सीधे ही पता चल गया कि हाँ, पॉलीगन बन रहा है, तो वो तो फटाफट हो गया ना फिर। आगे बच्चों। जैसे 17th क्वेश्चन जैसे जो होता है, इसमें क्या होता है कि आप ना कोई भी एक एग्ज़ाम्पल लेके कर लो। जैसे अगर यहाँ पे मैं मान लो मैं p वेक्टर को ऐसे बना दूँ 3 का, q वेक्टर ऐसे बना दूँ 2 का, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे बना 1 का। तो आप देखो r इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन p, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। p प्लस q वाला तो आपको पता ही है कि हो सकता है ना? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो b भी गलत हो गया, हमेशा नहीं होता, और c कह रहा है कभी भी नहीं होता, वो भी गलत हो गया। और d r में भी लेस देन p और q, वो हमें दिख ही रहा है ना, कि r की वैल्यू दोनों की छोटी आ गई। नाइनटीन्थ क्वेश्चन बच्चों सेम। आप देखो जो फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट क्या बन रहा है? 0। अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है बच्चों, तो उसका क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0 नहीं, एक्सेलरेशन 0। फोर्स से एक्सेलरेशन आती है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। करेक्ट। आगे। काम कंप्लीट किया लग नहीं रहा मेरे को। ऐसा है क्या? हाँ जी। और बताओ बच्चों, कोई और कोई डाउट नहीं है? बी पार्ट डन। सी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी का थर्ड, ए माइनस बी का बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस बी आएगी। आप बच्चों एक बात समझो, चाहे ए प्लस बी हो चाहे ए माइनस बी हो, है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी, है ना।
क्योंकि एंगल तो इन एनी केस वही 0 से 180 वेरी कर सकता है ना, तो वही वाली केसेस ही बनेंगे सेम। सेकेंड क्वेश्चन की जो ए ऑप्शन है, a प्लस बी इज a माइनस बी, इसमें क्या होगा, आपका a वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2b इक्वल टू 0, विच मीन्स b इज अ नल वेक्टर, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, जो आप देखो पार्टिकल की बच्चों इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है, 5 टुवर्ड्स ईस्ट। जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 5 टुवर्ड्स नॉर्थ। तो बच्चों हमने एक्सेलरेशन तो पढ़ा ही हुआ है ना, हमें इस चैप्टर में ये पता चल गया है कि एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, और वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, तो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन t, वेयर t इज 10। तो आपको 5 नॉर्थ माइनस 5 ईस्ट अपॉन 10 करना, तो ये क्या बन गया, 5 नॉर्थ प्लस 5s अपॉन 10। अब जो ऊपर वाले दो वेक्टर्स हैं, आप देख सकते हो बच्चों, उनका रिजल्टेंट क्या बना, लाइक दिस, 5√2 ना, इसको 10 से डिवाइड करना, तो ये क्या बन गया, 1/√2। और इस केस में बच्चों ये एंगल 45 ही बन रहा है, तो इसलिए मैं इसको एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट कह सकता हूँ, तो डी आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से, समझ आ गया कि नहीं। आगे बच्चों, सिक्स क्वेश्चन में बच्चों वो रिजल्ट लग गया जो मैंने आपको कराया था पहले, ट्रिग्नोमेट्री का, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पी थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। आपका ये बन गया ना, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कॉस थीटा, होना चाहिए था बच्चों, मतलब मजा नहीं आया, ये सबका डाउट है, जितना मैंने आपको कराया था ट्रिग्नोमेट्री में, और सीधा हिंट भी मिल रहा था आपको, जब एंगल हाफ हो रहा है ना, ये ऐसे बन जाएगा, देखो जो मैंने लिखा है, 1 - 2 कॉस थीटा, नहीं मतलब √2p इंटू, याद आया बच्चों, चेक करो एक बार अपने नोट्स, जो मैंने कहा था अलग से लिखो रिजल्ट्स। फटाफट देख के बताओ मुझे बच्चों। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है,
2 sin square theta by 2, राइट? तो क्या बन गया? 2p sin theta, theta by 2. आया बच्चों याद? दूसरा तरीका क्या था बच्चों? देखो, वैल्यूज डाल के भी तो चेक कर सकते हो ना। एक सीधा हिंट क्या मिलता है, आप ये सोचो कि एंगल 0 ही डाल दो, अगर थीटा 0 होगा तो डिफरेंस जब लेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, जब मैग्नीट्यूड सेम है, इजंट इट? बच्चों एक मिनट, हाँ बच्चों, वो ट्रिक समझ आई जो मैं बोल रहा था? ओके, आगे बच्चों। ओके, कुछ बच्चों पॉइंट्स नोट कर लेते हैं जो मतलब बार बार यूज होते हैं, ठीक है? जो तो अब इतने क्वेश्चंस करके आपको आइडिया लग गया होगा। सबसे पहले तो बच्चों ये जो हम बात कर रहे थे कि चाहे a माइनस बी हो चाहे a प्लस बी हो, है ना, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू सेम होती है। ये क्लियर है बच्चों? सेकंड,
मुझे प्रूफ करने की कोशिश करो कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वेक्टर्स. बहुत सिंपल प्रूफ है बच्चों. ओके. तो भाई जब आप ऐसे बनाओगे तो बस आपको तो सिर्फ ये प्रूव करना था कि जो ये वाला एंगल है ना, जब ये दो साइड्स तो इक्वल ही हैं तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे और सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, थीटा. ये एंगल कितना हो गया, थीटा बाय 2. बस इतना प्रूव करना था, राइट. ऑफ कोर्स देयर कैन बी अदर मेथड्स. मैं तो एक से किया, राइट.
अगर बच्चों n वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 वेक्टर है, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों सम ऑफ magnitudes of any n-1 vectors शुभम, अगर रिजल्टेंट लेना है तो फिर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन हमने 3 वाला किया था, मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया फॉर एनी n नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, 4 में भी यही सेम चीज होएगी कि 3 का चौथे से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों? बच्चों जैसे ट्रायंगल लॉ होता है, एक और लॉ भी होता है रिजल्टेंट ढूंढने के लिए। जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, बात वही है बस। अब आप फिगर क्या बना रहे हो उससे फर्क पड़ता है, राइट? मतलब नॉर्मली हम ऐसे करते हैं। हाँ, और हम कह देते हैं कि ये ऐसे ट्रायंगल की थर्ड साइड बना दो, तो इसलिए इसको हम ट्रायंगल लॉ बोल देते हैं। अब आप सोचो कि जो सेकंड वेक्टर है, अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ बना दूं ऐसे, तो हम एक तरह से क्या कह सकते हैं कि ये जो ब्लू वेक्टर है, वो वाइट वेक्टर और ग्रीन वेक्टर के कारण जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसके डायगोनल के अलॉन्ग है ना। तो ट्रायंगल लॉ में हम ये कहते थे कि भाई ट्रायंगल की थर्ड साइड है, पैरेललोग्राम में हम ये कहते हैं कि डायगोनल के अलॉन्ग है।
इसमें बच्चों एक बात का बस ध्यान रखना है कि जैसे ट्राइंगल लॉ में हम वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करते थे, राइट? पैरेललोग्राम लॉ में हम दोनों वेक्टर्स की टेल्स ज्वाइन करते हैं। इज दिस क्लियर? दोबारा एक बार समझो। ट्राइंगल लॉ में हमने ये कहा था, है ना, कि जैसे अगर ये ए वेक्टर है, अब आप बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पे ज्वाइन कर दो, तो रिजल्टेंट ब्लू वेक्टर बन गया, राइट? अब हम कह रहे हैं कि अगर आप जो आपका बी वेक्टर है उसको शिफ्ट करके उसकी टेल को ए वेक्टर के साथ ज्वाइन कर दो, तो अब जो रिजल्टेंट बनेगा उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बन रहा है, रिजल्टेंट उसके डायगोनल के अलॉन्ग है। बच्चों आपका हमेशा काम ट्रायंगल लॉ से चल जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया ही नहीं था इनफैक्ट कल तो पैरेललोग्राम लॉ, कि आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे आपके, राइट? ये तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि आप मॉड्यूल में कहीं पढ़ोगे या कुछ है तो आपको लगे कि, तो आपको ऐसा लगे कि कुछ आपको नहीं आता, ठीक है? थर्ड पॉइंट के प्रूफ को ना आप एक्सटेंड कर सकते हो फर्दर, जैसे ट्राइंगल के लिए होता है सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसे ही अगर आप क्वाड्रिलेटरल लेते हो उसमें आ जाता है सम ऑफ थ्री साइड्स इज ग्रेटर देन फोर्थ साइड एंड सो ऑन। एंगल हाफ क्यों होगा भाई? कहाँ लिखा है मैंने कि एंगल हाफ होगा? रिजल्टेंट का एंगल क्या हमेशा हाफ होता है? ये कहाँ से आया एकदम कि एंगल हाफ होगा? जो मैंने लिखवाया है वो तो स्पेशल केस लिखवाया था जब दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा एंगल हाफ होगा। ओके, एक बच्चा एग्जाम्पल ट्राई करो।
ये ट्राई करो बच्चों। यस। तो इन क्वेश्चंस में बच्चों क्या होगा कि देखो, जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा इस तरह के होंगे कि आप भई अपना एक पॉलीगन टाइप्स बनाना शुरू कर दो। तो इसमें अगर आप ऐसे व्हेन यू स्टार्ट ये इस तरीके का फिगर बन जाएगा। राइट? तो जो रिजल्टेंट है वो ब्लू वेक्टर बन गया। हाँ, तो इन क्वेश्चंस में ना हमेशा आपको दिया इस तरीके से जाएगा कि कोई सिमेट्रिक सी सिचुएशन हो, ठीक है? ऐसे नहीं कि वो मतलब
मतलब बच्चों अगर 5 देना था उन्होंने तो उसके करस्पॉन्डिंग वो एंगल 60 देंगे ताकि आपका ऐसा एक फिगर बन जाए कि बेसिकली आपका जो लास्ट वेक्टर है वो हेक्सागन की 6th साइड बन जाए जो रिजल्टेंट है। ठीक है, वो देंगे इस तरीके से क्वेश्चन सोच के। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड इसका भी वही सेम बन जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, जब बहुत सारी फोर्सेस हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, तो वो हमेशा पॉलीगन से ही रिलेटेड होगा, रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड। समझ गए बच्चों? ओके, तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज यूनिट वेक्टर। तो बच्चों जैसे कि नाम से समझ आता है कि ये जो यूनिट वेक्टर है उसका मतलब होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, यूनिट वेक्टर को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस सिंबल, ऐसे ऊपर एक हम ये कैप सी बना देते हैं। तो मतलब जहां पर भी ये कैप बनी हो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि भाई वो उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो बच्चों अब अपना 3 स्पेशल टाइप के यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। मतलब इनकी हमारी डे टू डे लाइफ में मतलब बहुत यूजेज रहती है। तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसको हम डिनोट करते हैं आई कैप से। ऐसे ही एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस के अलोंग है, उसको हम डिनोट करते हैं विद जे कैप। एंड एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसको हम कहते हैं के कैप। ठीक है,
इन तीनों वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस यही है बच्चों कि आपको पता है कि हम बार बार एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस का बहुत यूज करते हैं, राइट? तो उसमें मतलब ये आई कैप जे कैप के कैप हमारी हेल्प कर देते हैं बहुत। अगर बच्चों हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, लेट्स से, इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? अगर मैं कहूँ कि इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, मतलब बेसिकली क्या होगा कि मैग्नीट्यूड 1 रह जाएगा 5 की जगह, है ना? मतलब बच्चों किसी भी वेक्टर को अगर हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। समझ आया बच्चों क्या किया मैंने? एंड बच्चों इसकी जो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्म बनती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। रीजन बीइंग, रीजन बीइंग कि हमें बहुत बार ना मतलब क्वांटिटीज को वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। तो जब उसको वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये क्या बता रहा है रेड बॉक्स हमें कि आप कैसे मेंशन कर दो उसको? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे बहुत बार यूज करेंगे बच्चों हम इसको। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो अभी वही हम पहले वाला केस ले रहे थे, फोर्स ऑफ, मान लो कहीं पे आपने निकाला कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस लग रही है। तो इसको अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख दोगे? देखो, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, 5 का ना बच्चों, समझ आ गया? और ऐसे ही मान लो मुझे कहना है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस, अब इसको कैसे बोल देंगे? यस, वो बन जाएगा -10 के कैप। तो बच्चों ये बहुत काम आएगा, और अभी बता रहा हूँ आपको कि जब ये काम आएगा ना, तब इसको आप भूले हुए भी होगे।
जैसे वो ट्रिग्नोमेट्री वाला रिजल्ट था ना, अब वैसे ही होगा, तब आप डाउट पूछोगे पक्का। नेक्स्ट बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप अगर हमें निकालना हो तो ये क्या होगा? ट्राई करो फिगर बना के, देखो क्या बनता है। बहुत इजी है ना, ए आई कैप कैसे बन गया? ये ऐसा फिगर बन गया। और ये एंगल थीटा हो गया, राइट? तो आप देख सकते हो कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों आपको ना बहुत बार ये एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। ये कौन सा एंगल है, देखो आप। तो आप देख सकते हो ये कितना एंगल, tan इनवर्स बी बाय ना। tan इनवर्स का मीनिंग ऐसा एंगल जिसका tan थीटा बी बाय ए है, ठीक है? मतलब जब हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए, इसको ऐसे लिख देता हूँ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी। एक बच्चों लास्ट चीज, अगर बच्चों आपका ए वेक्टर है, लेट्स से कुछ a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, ठीक है? बी वेक्टर है कुछ v1 आई कैप प्लस b2 जे कैप, ठीक है? तो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है बच्चों, आप देख सकते हो कि सीधा सीधा क्या है, आई कैप वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, आगे के कैप भी लिख दो। तो बच्चों अगर हमें वेक्टर मतलब ऐसे आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दिया हो तो उसका बड़ा फायदा होता है कि आप सीधा सीधा
उसमें आई कैप वाली टर्म्स को ऐड कर दो, जे कैप वाली टर्म्स को ऐड कर दो, के कैप वाली टर्म्स को ऐड कर दो। तो आप देखोगे कि आगे ना हम यही नोटेशन यूज करते हैं। हम हमेशा वेक्टर्स को जब रिप्रेजेंट किया करेंगे ना, हम ऐसे आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है, ये बच्चों समझ आ गया यहाँ तक? ओके, चलो बच्चों, अब आपने नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 01 का डी पार्ट कर लेना बच्चों। ठीक है, और 3A का आपने 3A भी आपने पूरी टिल डी कर लेनी है। एक बच्चों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी यूनिट्स की एक्सरसाइज 2 की डिस्कशन बची है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो उसके भी डाउट्स जो भी होंगे आई टेल, वो कर लेना। आपका टेस्ट नहीं है बच्चों, मैं होमवर्क इसीलिए ज़्यादा दे रहा हूँ कि आप ये कर लो अच्छे से। टेस्ट तो अभी दिया आपने और फिर संडे को भी है, तो राइट नाउ उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हाँ, वो आ जाएंगे सॉल्यूशन, वो कुछ प्रॉब्लम है उनके, वो करवा रहे हैं ठीक, वो हो जाएगा। ये संडे टेस्ट क्यों नहीं है? होएगा ही टेस्ट तो। मैं कह रहा था जो क्लास टेस्ट जो मैंने आपको पहले कहा था कि एक क्लास टेस्ट होएगा नेक्स्ट वीक, वो नहीं है, ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपकी क्लास नहीं है, मतलब कब है वैसे शेड्यूल वाइज अपनी क्लास? कल लिखी हुई है या परसों लिखी हुई है? कल लिखी हुई है, तो प्लीज ध्यान रखना कल वाली क्लास नहीं है। और और जैसे मैंने आपको बताया था कि सैटरडे को क्लास होएगी, उसका टाइम हम अगली क्लास में डिसाइड कर लेंगे। ओके, चलो, ओके बच्चों, बाय।